हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फ्रेंड्स 20 नंबर के जो आते हैं और ये होंगे साइंस के जो सबसे ज्यादा बार बार रिपीट होते हैं वो आपको समझाए जाएंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए, ये विद्या क्वेश्चन बैंक है 2024 का न्यू पैटर्न है और ये कक्षा 10 का है। देखिए, इससे लगभग 90% आपके जो एमसीक्यू होते हैं, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो विद्या क्वेश्चन बैंक से ही लिए जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो देखिए, कक्षा 10 का क्या है, ये साइंस है। तो जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है उन्हीं को हम समझेंगे कक्षा 10 के। तो देखिए, कैसे कैसे आपको एग्जाम में मिलेंगे वो सब आपको बताया जाएगा। और इसमें 4 ऑप्शन जो मिलते हैं, किस तरीके से आप उसमें से इसका आंसर निकाल सकते हैं, बाकी 3 को एलिमिनेट करके उसको समझते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है विद्या क्वेश्चन बैंक और विद्या क्वेश्चन बैंक से हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एमसीक्यू आते हैं 20 नंबर के, और ये हैं सारे के सारे बायोलॉजी के क्वेश्चन। और ये पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम का। तो देखिए, पढ़ते हैं सारे के सारे इसके मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो निकलती है जल से। याद रखें, किससे? जल से। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश अभिक्रिया होती है, तो प्रकाश अभिक्रिया होती है हरित लवक के ग्रेना भाग में, तो ये पत्तों में पाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन क्या है उसको समझें कि क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं, तो बनते हैं एटीपी मतलब एटॉमिक ट्राइफॉस्फेट और NADP2PH। तो यहाँ पर NADP2H ये बन जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में। ओके। और चौथा क्वेश्चन है क्लोरोफिल अवशोषित करता है। जो क्लोरोफिल है वो क्या चीज खींचता है? तो प्रकाश को खींचता है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाती है। तो चौथा क्वेश्चन हो चुका है। पांचवा क्वेश्चन देखें। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? तो वो होती है अप्रकाशीय। कौन सी होती है फ्रेंड्स? अप्रकाशीय। छठा क्वेश्चन है कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। पादप के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं तो वो है प्रकाश संश्लेषण। सातवां क्वेश्चन क्या है उसको समझे कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देते हैं, यह क्रिया होती है, तो ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या है वो देखें। स्वयंपोषी पोषण के लिए जरूरी है, आवश्यक है। स्वयंपोषी के लिए जो जरूरी है, आवश्यक है, ये याद कर लेना, जरूर आता है ये है। स्वयंपोषी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता तो पड़ेगी। स्वयंपोषी मतलब खुद का जो पोषण करते हैं, जैसे पेड़ पौधे करते हैं। क्लोरोफिल की भी जरूरत पड़ती है। सूर्य का प्रकाश तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी नहीं। ओके, तो ये सारे के सारे हो जाएंगे, तो इसी वजह से उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? देखिए, कम टाइम में आपको ज्यादा क्वेश्चन बताए जाएंगे और आपको स्पीड से समझने हैं केवल, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं हाथों हाथ इसका। देखिए, नवा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है? तो विषमपोषी मनी प्लांट नहीं कहलाता है, तो विषमपोषी जो है वो मनी प्लांट नहीं है। और 10वां क्वेश्चन है कि हरनाल की सी के आकार की संरचना तो घृणी की होती है, इससे खाना अंदर जाता है, उसको बोलते हैं घृणी। और 11वां क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में ग्रस नदी की लंबाई कितनी होती है? तो 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। याद रखना, 25 से 30 सेंटीमीटर होती है मनुष्य में ग्रास नदी की लंबाई। 12वां क्वेश्चन क्या, इसको समझे। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो लार ग्रंथि होती है हमारे मनुष्य के अंदर 3 जोड़ी। कितनी होती है? 3 जोड़ी। 13वां क्वेश्चन क्या है उसको समझे। 13वां क्वेश्चन क्या दे रखा है? 13वां क्वेश्चन है क्या है? कृमि रूप परिशोषिका डेड डैश का भाग होता है, जो होता है बड़ी आंत का, मतलब ये एक्सट्रम आंत होती है। कौन? कृमि रूप। 14 क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 20। याद रखें, कितनी होती है? 20। 15 क्वेश्चन है कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चरणबड़क दंतों की संख्या कितनी होती है? चरणबड़क, वो होती है 6। कितनी होती है? 6। याद रखें, 6 होती है। और 16वां क्वेश्चन क्या उसको समझें। 16वां क्वेश्चन है, ये काफी आता है कि ग्रस नली द्वारा पर लटकी हुई पत्ती के सामने कार्टिलेजी रचना कहलाती है, तो वो कहलाती है एपिक्लोटिस। एपिक्लोटिस, याद रखें, एपिक्लोटिस। 17वां क्वेश्चन क्या है, इसको जरूर याद करना 17वें को। यकृत स्रावित करता है, ये बार बार आता है। तो यकृत जो निकालता वो पितरस निकालता है। क्या निकालता? पितरस। सी वाला इसका करेक्ट है। ओके। और 18वां क्वेश्चन क्या है कि हरनाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं, तो वो कहते हैं कृमाकुचन। क्या कहते हैं? कृमाकुचन। 19वां क्वेश्चन क्या है उसको समझे कि जठररस स्रावित करता है। जो जठररस है वो अमाशय से क्या निकालता है? जठररस निकालता है अमाशय से। ये अमाशय क्या होता है? पेट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या क्या रखें। देखिए, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन देखें और याद कर लें इसको। ट्रिप्सिन एंजाइम क्रिया कहलाती है। ट्रिप्सिन एंजाइम कहलाती है प्रोटीन। प्रोटीन पर क्रिया होती है ट्रिप्सिन की। और 21वां क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है? देखिए, याद रखें, जो जल में विटामिन घुलते हैं बी और सी हैं। बी और सी के अलावा कोई विटामिन नहीं घुलता जल में। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, 22वां क्वेश्चन क्या है
22वां है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या कहलाता है, तो विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है संतरे में, इन चारों के अंदर, नहीं तो आंवले में बहुत होता है। तो अंडा, मछली, गेहूं तो संतरे में होगा। और 23वां क्वेश्चन क्या है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो बेरी बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से, किससे, विटामिन B1 की कमी से होता है। 24वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है, तो मनुष्य की लार में जो पाया जाता है वो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा, टाइलिन एंजाइम। देखिए गेहूं की जो रोटी हम खाते हैं वो मीठी मीठी लगती है, टाइलिन एंजाइम की वजह से होती है, हमारी लार में पाया जाता है थूक के अंदर टाइलिन एंजाइम। 25वां क्वेश्चन क्या है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो हीमोग्लोबिन है वो श्वसन में, देखिए हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद में जो हीमोग्लोबिन है वो हेल्प करता है सांस लेने में, क्योंकि सांस लेने के लिए प्रत्येक कोशिका की जरूरत पड़ती है, तो श्वसन में हेल्प करता है कौन, हीमोग्लोबिन, जिससे कि खून का रंग लाल होता है। 26वां क्वेश्चन क्या है, उसको देखें, ऊर्जा की मुद्रा है, जो ऊर्जा है वो किस में मापी जाती है, तो मापी जाती है एटीपी, किसमें, एटीपी में। याद रखें हमारे अंदर जो खाना जा रहा है उसकी जो मात्रा है मापते हैं एटीपी में। 27वां क्वेश्चन क्या है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो वो होती है कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न किसमें होती है, तो कोशिका द्रव्य में होती है, याद रखें। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनते हैं, वो बनते हैं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज बन जाते हैं इसके अंदर। 29वां क्वेश्चन क्या है वो देखें, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है, तो लाभ होता है 2 का, याद रखें ये लाभ है, तो 2 का लाभ हो जाता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखें इसको स्पीड से, वो ले सकते हैं सबका स्क्रीनशॉट। ओके चलिए, 30वां क्वेश्चन क्या है कि मानव हृदय में कक्षक, मतलब जो चैम्बर होते हैं मानव हृदय में, कक्षकों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 4, मतलब दायां नीले, बायां नीले और दायां अलिंद, बायां अलिंद, इस टाइप के जो 4 होते हैं वही है। 31वां क्वेश्चन है कि पल्मोनरी फुफ्फुसिरा खुलती है, कहाँ खुलती है, बाएं अलिंद में, याद रखें बाएं अलिंद में खुलती है। और 32वां क्वेश्चन है कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, जो फेफड़े होते हैं उससे शुद्ध रक्त आता है बाएं अलिंद से, किससे आता है, बाएं अलिंद से आता है। 33वां क्वेश्चन है कि शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, जो शुद्ध रुधिर होता है हमारी बॉडी के अंदर वो विभिन्न भागों में ले जाती है, तो वह है महाधमनी, कौन सी होती है, महाधमनी कहलाती है। और 34वां क्वेश्चन क्या है उसको देखें, 34वां क्वेश्चन है कि वह कौन सी सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, तो शुद्ध रुधिर होता है पल्मोनरी में, किसमें, पल्मोनरी में। 35वां क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है बिल्कुल फिट, वह 120 से 180 होता है, मतलब 120 से 80 होता है, मतलब 80 की स्पीड से पकड़ कर अंदर खींचता बॉडी के अंदर खून को, और 120 से बाहर फेंक देता है जब ये दिल धड़कता है, तो उसकी स्पीड है ये। 36वां क्वेश्चन क्या है कि रक्त का लाल रंग किस पदार्थ के कारण होता है, तो वो हीमोग्लोबिन, अभी बताया था, ये श्वसन लेने में, मतलब सांस लेने में भी मदद करता है हीमोग्लोबिन, जिससे खून का रंग लाल होता है। 37वां क्वेश्चन क्या है, लसिका में नहीं पाई जाती है, तो लसिका में क्या नहीं पाया जाता, लाल रुधिर कणिकाएं, आरबीसी बोलते हैं इसको, रेड ब्लड कॉर्पलेक्स, आरबीसी, लसिका में ये नहीं पाई जाती हैं। 38वां क्वेश्चन क्या है वो देखें, पौधों में पत्तियों तक जल एवं खनिज लवण किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, ध्यान से देखें, इसमें जल की बात की गई है, तो जल को जाइलम लेकर जाएगा, खाने को फ्लोएम लेकर जाएगा, खाने को फ्लोएम, जल को जल, तो यहाँ पर देखिए जल को लेकर जाता है जाइलम, याद रखें जाइलम लेकर जाता है। 29वां क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, पादपों में जो जाइलम है उत्तरदायी होता है जल के संवहन के लिए, मतलब जल को उठाकर लेके जाता है जल के वाहन के लिए, तो जल को प्रत्येक टहनी के अंदर, प्रत्येक पत्ते के अंदर कौन लेके जाता है, जाइलम ऊतक लेके जाता है पेड़ पौधों के अंदर। और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पढ़े इस चैप्टर के, देखिए क्या क्या रखें, देखिए फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, जो फ्लोएम होता है जो भोजन का स्थानांतरण करता है वो करता है सुक्रोज के रूप में। सुक्रोज क्या होता है, जैसे ग्लूकोज होता है वही सुक्रोज होता है, ये बॉडी को ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा देता है। और 41वां क्वेश्चन क्या है कि पौधों में, क्या है क्वेश्चन 41वां, कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण कौन करेगा, देखिए अगर भोजन लेकर जाएगा तो फ्लोएम है, अगर पानी को लेकर जाएगा जल को तो वो जाइलम है, तो भोजन को लेकर जा रहा है तो क्या है, फ्लोएम है। हाँ 42वां क्वेश्चन है कि डिक्सन एवं जोली संबंधित है, डिक्सन और जोली जो संबंधित है वो रसारोहण से हैं, जो रस होते हैं पेड़ पौधे के अंदर उसके बारे में बताए जाए हैं। 45वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है, हमारी जो त्वचा है उसका कार्य नहीं है, देखिए संवेदन तो होगा, हमारी खाल को कोई महसूस, मतलब कि टच करेगा तो संवेदना महसूस होगी, सुरक्षा भी महसूस होती है, वो तो सर्जन भी होता है, मतलब पसीना आता है निकल कर खाल के अंदर से, त्वचा के अंदर से। लैंगिक नहीं होगा, तो लैंगिक लक्षण ये त्वचा का कार्य नहीं है। 44वां क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं, देखिए 44वां क्वेश्चन है कि मनुष्य में दुग्ध मतलब स्तन ग्रंथि रूपांतरित रचना है, किसकी है, तेल ग्रंथि की, तेल ग्रंथि से ये रूपांतरित रचना होती है। 45वां क्वेश्चन है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन, जो अमोनिया होती है बॉडी के अंदर वो यूरिया में जो परिवर्तित करता है वो करता है यकृत, यकृत हमारा जो लीवर है वो कर देता है, यकृत करता है।
और 46वां क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। मनुष्य में जो वृक्क है, हमारी किडनी है, एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। जो हमारे जो किडनी होती है वो उत्सर्जन करती है पसीने का, मूत्र का, बहुत सारी चीजें निकालती है। जो अंदर वेस्ट पदार्थ होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, तो उत्सर्जन से निकल कर आता है सारा का सारा, और काम करती है किडनी, वृक्क। तो वृक्क उत्सर्जन से संबंधित होता है। और 47वां क्वेश्चन है कि बोमेन क्या है? बोमेन संपुट भाग है, तो वो किसका है? वृक्क नलिका का। किसका? वृक्क नलिका का। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि गर्मियों के दिन में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं? तो देखिए ध्यान से सुने इसको, जब बाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज्यादा हो जाती है, मतलब पेड़ पौधों के अंदर से पानी ज्यादा निकल कर चला जाता है, तो उसको बोलते हैं बाष्पोत्सर्जन। तो बाष्पोत्सर्जन की वजह से गर्मियों में पेड़ों के अंदर से पानी बाहर चला जाता है, तो उसी को बोलते हैं बाष्पोत्सर्जन की क्रिया। नेक्स्ट वाला है कूपिका वायु पाई जाती है तो फेफड़ों में, तो फेफड़े में कूपिका वायु कोष्ठिका पाई जाती है, जिससे कि वायु बाहर आती है हमारी नाक के माध्यम से। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर के? 50वां क्वेश्चन है कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है, तो वो है एटीपी। क्या है? एटीपी, याद रखें एटीपी होती है। वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं, तो वह है अपचयी अभिक्रिया। अपचयी अभिक्रिया याद रखें। पितरस का स्राव होता है, तो वो करता है यकृत, तो यकृत तो निकालता है पितरस को, याद रखें इसको। और आप देखें 53वां क्वेश्चन कि केवल जल में घुलनशील है, तो जल में केवल बी और सी घुलता है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है, मतलब जो विटामिन सी है यही करेक्ट होगा, बी और सी तो घुलते हैं। 54वां है कि चर्मदाह या पेलाग्र रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो होता है विटामिन B5 की कमी से। किससे? विटामिन B5 की कमी से हो जाता है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि एटीपी तथा NADP2PH का निर्माण होता है, तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट में, पहले भी आ चुका क्वेश्चन। और 56वां क्वेश्चन क्या है कि केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं, तो वो होते हैं केवल विषाणु। विषाणु जो होते हैं, ओके, इससे तबीयत खराब भी हो जाती है, बॉडी के अंदर चला जाता है तो। और नेक्स्ट वाला है कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो पाई जाती है रंध्रों में। रंध्र क्या होते हैं? देखिए कोई पत्ता है, पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं, वो रंध्र होते हैं, तो रंध्र होते हैं, उन्हीं को कहते हैं द्वार कोशिकाएं। मूत्र निर्माण करता है, देखिए मूत्र जो बनाता है हमारी बॉडी के अंदर, वो बनाता है वृक्क, किडनी हमारे अंदर मूत्र बनाती है। और 59वां क्वेश्चन है वो देखें, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में एमिलेस पाया जाता है हमारी लार के अंदर, थूक के अंदर। और टाइलिन भी पाया जाता है, याद रखें इसको। और 60वां क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। देखिए 60वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, चलिए फ्रेंड्स इस चैप्टर के हम जल्दी ही देखने वाले हैं। देखें आगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है? तो CO2 गैस। इसका मैटर ये है, इसका मतलब ये है कि जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो क्या संश्लेषित नहीं होता? तो CO2 गैस, मतलब ऑक्सीजन गैस निकलती है, ग्लूकोज भी बनता है, वहाँ पर जल भी निकल कर आता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 गैस को खा जाता है पेड़ पौधा, मतलब पेड़ पौधे CO2 गैस को लेते हैं और हम CO2 गैस को छोड़ते हैं, मतलब इंसान। और 61वां क्वेश्चन है कि किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? किण्वन, तो किण्वन की क्रिया होता है, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका का पावर हाउस है, केवल उसी में संपन्न होती है, याद रखें इसको। 62वां क्वेश्चन क्या है? 62वां क्वेश्चन क्या है? वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है, तो वह उत्सर्जन। तो उत्सर्जन से सारी चीजें बाहर आते निकल के। 63वां क्वेश्चन के प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया कौन सी नहीं है? तो वह ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन, याद रखें ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन। 64वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है? तो वह है जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये सारे के सारे 64 क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, तो ये ध्यान पर रखें। ओके, जो याद आ रहे हैं उनको आपको पक्का याद करना है। तो इस तरीके से आप इसके सारे क्वेश्चन सोल्व कर। देखिए चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, इसी विद्या क्वेश्चन बैंक के पढ़ेंगे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से आ रखे हैं इसको देखिए, ये काफी आ जाते हैं, पढ़ें इसको ध्यान से। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। दूसरा क्वेश्चन है कि मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो याद रखें कितनी होती है? 31 जोड़ी। 31 जोड़ी होती है, याद रखें इसको। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि एक मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं, उसके तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है? तो वह है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु मतलब जो हमारी नसें होती हैं उसमें डैमेज हो चुका है, अगर कुछ महसूस नहीं हो रही है। और चौथा क्वेश्चन है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, जो हमारा दिमाग है किस चीज के लिए उत्तरदायी होता है? सोचने के लिए, हाँ सोचता है। हृदय संपादन के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, मतलब जो दिल धड़कता है उसके बारे में बताया है।
तीसरा है शरीर का संतुलन बनाने के लिए मस्तिष्क जिम्मेदार होता है। बी वाला है उपयुक्त तो सभी के लिए, तो सभी के लिए ये क्या होता है, उत्तरदायी होता है कौन, मस्तिष्क। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है कि मनुष्य, देखिए सामान्य मनुष्य में मस्तिष्क का भार होता है, तो मस्तिष्क का जो भार होता है दिमाग का 1300 से 1400 ग्राम होता है, याद रखना हमारे दिमाग का जो वजन होता है 1300 से 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट वाला है कि मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है, तो सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जो होता है हमारे दिमाग का, ये सेरिब्रम ये सबसे ज्यादा विकसित होता है, याद रखें विकसित होता है सेरिब्रम। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको देखें, मेडुला ऑब्लिंगेटा नियंत्रण करता है, तो ये करता है अनैच्छिक क्रियाएं। और अनैच्छिक क्रियाएं क्या क्या होती हैं, ये देखिए जैसे कि हमें छींक आती है तो हम छींक को रोकते हैं, तो छींक को कौन रोकता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो याद रखें छींक होती है, श्वसन क्रिया होती है, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं अनैच्छिक, इनका हमारा कंट्रोल नहीं है, वो कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। आठवां क्वेश्चन है कि हार्मोन क्या होते हैं, जो हार्मोन है ये क्या है, ये प्रोटीन होते हैं एक प्रकार के हमारी बॉडी के अंदर, तो याद रखें हार्मोन एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। और नवा क्वेश्चन है क्या है, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक होता है, तो कौन सा पादप है जो हार्मोन कोशिका में विभाजन सहायक करता है, तो वह है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन करता है पादप हार्मोन के अंदर। 10वां क्वेश्चन है उस हार्मोन का नाम लिखिए जिसका उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित प्राप्त फल प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो प्राप्त करने के लिए किया जाता है उस हार्मोन का नाम बताइए, तो नाम है ऑक्सिन हार्मोन। इसको ध्यान से पढ़ें कि बीज रहित फलन को प्रोत्साहित, जो बीज रहित पौधा होता है वो कैसे बन जाता है, तो बन जाता है ऑक्सिन हार्मोन की वजह से, याद रखें इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि पतझड़ से संबंधित हार्मोन है, तो पतझड़ कौन कराता है, पेड़ पौधे से पत्ते टूटते हैं, किससे टूटते हैं, तो वो टूटते हैं एब्सिसिक अम्ल से। एब्सिसिक अम्ल होता है ओके पेड़ के अंदर, जिससे कि पौधे पर जो पत्ते होते हैं वो टूट के गिर जाते हैं, पतझड़ कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है, मतलब पेड़ पौधों में पाया जाता है साइटोकाइनिन। 13वां क्वेश्चन क्या है, 13वां क्वेश्चन समझे कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो पादप है वो हार्मोन है, वह है जिबरेलिन। क्या है, जिबरेलिन। तो जिबरेलिन एक पादप हार्मोन है। ये सारे के सारे मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है, एक दो बार इसको ध्यान से पढ़कर जरूर जाना एग्जाम में, क्योंकि इसमें से अगर आपको 20 नंबर पक्के करने हैं तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओके चलिए 14 देखिए 14वां क्वेश्चन है कि नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। देखिए नर जनन तंत्र जो होता है, हमारा जो सिस्टम होता है नर जनन तंत्र लिंग जो होता है, उससे संबंधित ग्रंथि कौन सी है, तो एपिडिडाइमिस ये नहीं है, अधिवृक्क किडनी होती है ये भी नहीं है, तो किडनी का मैटर अलग होता है ना। अग्नाशय अलग होता है, अलग हिस्सा है। प्रोस्टेट ग्रंथि, तो हमारे सिस्टम में प्रोस्टेट ग्रंथि होती है जो वीर्य को रोकती है, तो यही क्या है, नर जनन अंगों की से संबंधित है। 15वां क्वेश्चन है कि मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। जो मादा लिंग हार्मोन होता है जो लेडीज के अंदर होता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। तो एस्ट्रोजन कौन सा वाला ऑप्शन है, देखिए एंड्रोजन पहला दे रखा है, तो सी वाला ऑप्शन है एस्ट्रोजन, तो सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा, सी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है। और 16वां क्वेश्चन क्या है उसको देखें, 16वां क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर, ध्यान से देखें और पढ़ें इसको। 16वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्या है 16वां क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण कहाँ होता है, तो ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है, जो दिमाग के अधर तल पर होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है ऑक्सीटोसिन, ये हमारे दिमाग के अधर तल पर ये ग्रंथि पाई जाती है, इसको कहते हैं। 17वां क्वेश्चन है कि किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, तो मधुमेह रोग जो होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। तो इंसुलिन अगर बॉडी के अंदर नहीं निकल रहा है तो उससे हो जाता है प्रोदम, ओके, मतलब मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज जिसको कहते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या है कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से क्या होता है, तो घेंगा रोग हो जाता है। देखिए किसी का गला फूल जाता है, मतलब ददुरे से पड़ जाते हैं, बहुत मोटे मोटे गुल्ले से पड़ जाते हैं, वो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है, जो घेंगा रोग कहलाता है। 19वां क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण हेतु हार्मोन स्रावित करता है, तो हार्मोन करता है पैराथायराइड, याद रखें पैराथायराइड। और 20वां क्वेश्चन क्या है उसको समझे, 20वां है वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो मस्तिष्क में पाई जाती है, तो मस्तिष्क में जो पाई जाती है वह है पीयूष ग्रंथि। कौन सी है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है, तो वह है पीयूष ग्रंथि। 21वां क्वेश्चन क्या है, मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, मास्टर ग्रंथि जो हमारे दिमाग के आधार पर होती है पीयूष ग्रंथि कहलाती है। क्या कहलाती है, पीयूष ग्रंथि कहलाती है, मास्टर ग्रंथि। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट वाला क्या रखा है, 22वां क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है, जो मिश्रित ग्रंथि है वह है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि को बोलते हैं मिश्र, क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, याद रखें।
और 23वां क्वेश्चन क्या है, 23वां इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। जो इंसुलिन होता है वो अग्नाशय से निकल के आता है, अग्नाशय से निकल के आता है इंसुलिन नामक हार्मोन। तो इस तरीके से आप इनको सोल्व कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन को। और देखें आपको जो याद करने जो ज्यादा आ रहे हैं पेपर में उसको जरूर से जरूर तैयार करके जाना है। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया केवल जंतुओं में पाई जाती है। तो जंतु में तंत्रिकीय नियंत्रण पाया जाता है, मतलब हमारी कोशिका पर जो नियंत्रण होता है, हाथ पैरों पर जो नियंत्रण होता है वो होता है तंत्रिकीय नियंत्रण। क्या होता है, तंत्रिकीय नियंत्रण। 25 है कि घेंगा रोग का नियमन करता है। जो घेंगा रोग होता है हमारी बॉडी के, मतलब क्या गले में हो जाता है घेंगा रोग, आयोडीन की कमी से, तो थायरोक्सिन, तो थायरोक्सिन की वजह से होता है। 26वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य नहीं है। जो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन होता है उसका कार्य नहीं है, तो वह है हड्डी और पेशियों का विकास, हड्डी और पेशियों का विकास होता है। ओके, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य नहीं है। 27 है कि प्रोटीन के बने होते हैं। तो प्रोटीन के बने होते हैं वो होते हैं प्रायंस, प्रायंस प्रोटीन के बने होते हैं, याद रखें प्रायंस कहलाते हैं। तो इस चैप्टर के भी हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वाले चैप्टर के देख लेते हैं कौन कौन से आ रखे हैं। इस चैप्टर के देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर है, हाँ देखिए नेक्स्ट वाला चैप्टर है ये 7वां जो चैप्टर है, जीव जनन कैसे करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के लिए। ध्यान से समझें इनको भी, देखो ध्यान से। इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस चैप्टर के, देखिए पहला दे रखा है। पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखें कि डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं। जो डीएनए होता है हमारी बॉडी के अंदर, डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं वो है हाइड्रोजन बंध। क्या होते हैं, हाइड्रोजन बंध होते हैं जो डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जो जीव होते हैं हमारे, मतलब जीव जो होते हैं वो विभिन्नताएं उत्पन्न करते हैं, तो वो करते हैं लैंगिक जनन द्वारा। देखिए जीवों में जो विभिन्नताएं होती हैं, मतलब एक मादा है एक नर है, जब वो आपस में क्रिया करेंगे तो वो कहलाएगी लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन के द्वारा जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है। तो वो होता है हाइड्रा में। अलिंगी जनन होता है, मतलब हाइड्रा का एक पौधा होता है जो काफी स्पीड से जनन करता है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला काफी आ रखा है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। जो अलैंगिक जनन है वो मुकुलन द्वारा होता है, तो वो होता है ईस्ट के अंदर। ईस्ट भी क्या है, होता है पौधा होता है। देखिए 5वां क्वेश्चन है कि पुष्प में कितने भाग होते हैं। तो पुष्प के भाग होते हैं 4। क्या होते हैं, 4 याद रखें, पुष्प के भाग 4 होते हैं। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं, तो मध्य भाग को कहते हैं वर्तिकाग्र। तो वर्तिका इसमें लिखा हुआ है वर्तिका, तो वर्तिका इसका क्या कहलाएगा, मध्य भाग कहलाएगा। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में परागकण होते हैं। क्या होते हैं, परागकण होते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण परागण कहलाता है। और पराग कोश से मतलब कुछ पराग कोश होते हैं इस तरीके से वो उड़ के चले जाते हैं दूसरे वाले पौधे पर, फूल पर, तो वो कहलाता है परागण। नेक्स्ट वाला है क्या है, पराग नली में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है। तो वो होती है 2। नर युग्मक कितने कहलाते हैं, 2 होते हैं। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें का, देखिए ओके 10वां क्वेश्चन है कि द्विनिषेचन विशेष लक्षण है। जो द्विनिषेचन होता है वो होता है आवृत बीजी पादपों के अंदर। द्विनिषेचन किसमें होता है, आवृत बीजी पादपों के अंदर होता है। और 11वां क्वेश्चन है निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो फल में जो बदलेगा वो होता है अंडाशय, तो अंडाशय बदल जाता है फल के अंदर। 12वां क्वेश्चन क्या उसको समझते हैं। 12वां क्वेश्चन समझे क्या है कि निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है। तो वो करती है अंड द्वार के अंदर, अंड द्वार के अंदर करती है। 13वां क्वेश्चन क्या है उसको समझे, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मादा, देखिए निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। लेडीज के अंदर तो भाग होता है। देखिए अब नहीं है, इसमें नहीं के बारे में पूछा है, तो अंडाशय तो होता है, गर्भाशय भी होता है, डिम्बाविनी होती है, डिम्बवाहिनी भी होती है। ओके, डिम्बवाहिनी भी होती है। डिम्बवाहिनी भी होती है, तो बट कौन सा नहीं होता, तो वो शुक्रवाहिका नहीं होती है। शुक्रवाहिका होती है पुरुष के अंदर। और
ये जरूर याद करना है। डिम्ब वाहिनी भी नहीं होती है, तो वो होती है, देखिए मनुष्य के अंदर जो मादा जनन तंत्र होता है उसमें शुक्र वाहिका नहीं होती है। मादा जनन तंत्र के अंदर ये होता है पुरुष जनन तंत्र के अंदर। 14वां क्वेश्चन क्या है उसको समझे कि मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। जो भ्रूण है जिसमें बेबी पैदा होता है, जिससे बेबी पैदा होता है वो होता है प्लेसेंटा के द्वारा। तो प्लेसेंटा से पोषण मिलता है। तो मानव में भ्रूण का जो पोषण होता है वो होता है प्लेसेंटा के द्वारा। 15वां क्वेश्चन क्या है, परिवहन नियोजन की स्थायी विधि कौन सी है? तो परिवहन नियोजन की स्थायी विधि कहलाती है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी इसको नसबंदी कहते हैं। और नेक्स्ट वाला है कि शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो होता है वृषण में। वृषण सब जने जानते हैं वृषण के होते हैं। ओके, प्राइवेट पार्ट में ये होते हैं, प्राइवेट पार्ट जो होता है उसमें वृषण होते हैं, गोल गोल। 17वां क्वेश्चन क्या है कि पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? तो कायिक प्रवर्धन मतलब काया के द्वारा, जो बॉडी के द्वारा क्या होता है जनन होता है वो होता है तने के द्वारा। जैसे गन्ने से दूसरा गन्ना पैदा हो जाता है तो वो तने के द्वारा होता है। 18वां क्वेश्चन क्या है कि डीएनए पाया जाता है? तो डीएनए पाया जाता है केंद्रक में, कोशिका के केंद्र में पाया जाता है, याद रखना। पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? पुमंग। जो पुष्प का नर भाग होता है उसको पुमंग कहते हैं, ये भी याद रखना। पुमंग होता है पुष्प का नर वाला भाग। और देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, पुनरुद भवन होता है? तो वो सबसे ज्यादा होता है हाइड्रा के अंदर। हाइड्रा का पौधा होता है सबसे ज्यादा, मतलब हाइड्रा का पौधा अगर तुमने पीस कर जमीन पर डाल दिया तो बहुत सारे हजारों पौधे आ जाएंगे हाइड्रा के, इतनी ज्यादा पावर होती है इसमें पैदा होने की। और प्लेनेरिया में। 21वां क्वेश्चन क्या है कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है? जो पत्ती द्वारा होता है कायिक प्रजनन होता है वो होता है ब्रायोफिल्म के द्वारा। इसके ब्रायोफिल्म के द्वारा। 22वां है विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो होता है अमीबा में। किसमें होता है? अमीबा में। 23वां है पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं? जो पत्तियां होती हैं उसमें कलियां विकसित हो जाती हैं ब्रायोफिल्म में, तो ब्रायोफिल्म में होती हैं। 24वां कि निम्न में से किस पौधे में पुष्प एकलिंगी होते हैं? तो होते हैं पपीते के अंदर। निम्न में से कोई, देखिए निम्न में से किस पौधे में पुष्प एकलिंगी होते हैं? वो होते हैं पपीते के अंदर। नेक्स्ट वाला कि मादा जनन तंत्र के किस भाग में कोपर्टी स्थानांतरित किया जाता है? तो गर्भाशय में। गर्भाशय इसको बच्चेदानी कहते हैं, उसमें कोपर्टी लगाया जाता है जिससे कि शुक्राणु अंदर न जाए, मतलब क्या है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। 26वां है सामान्य एकलिंगी नर पुष्प में नहीं होता है? तो वो होता है वर्तिकाग्र। सामान्य एकलिंगी नर पुष्प में नहीं जो पाया जाता है वो होता है वर्तिकाग्र, नहीं पाया जाता है। 27वां है मुकुलन पाया जाता है? तो मुकुलन सबसे ज्यादा पाया जाता है हाइड्रा में। हाइड्रा एक पौधा है, बार बार आता है ये वर्ड, तो कई बार आ चुका है, तो ये याद रखें क्या होता है, पौधा होता है। तो एवरीवन देखिए फ्रेंड्स, ये है विद्या क्वेश्चन बैंक 2024 का न्यू पैटर्न है और ये चैप्टर है अनुवांशिकता। इसके पढ़ने हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ज्यादा पेपर में आते हैं केवल आपको वही बताए जाएंगे। और देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए स्पीड से आपको याद रखना है इसमें कि अनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्न में से किस पौधे पर प्रयोग किया था? तो याद रखें बार बार आता है मटर के पौधे पर। तो मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने, इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने प्रयोग किया था किसमें? मटर के पौधे पर। ये बार बार आता है। नेक्स्ट वाला है कि उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है। जो अप्रभावी लक्षण होता है वो होता है झुर्रीदार बीज। क्या होता है? झुर्रीदार बीज होता है, याद रखें। नेक्स्ट वाला है एक द्विशंकर का दर्श प्रारूप होता है, तो वो कहलाता है 9:3:3:1। तो सी वाला इसका करेक्ट है, याद रखें। चौथा क्वेश्चन है कि मटर के लंबे पौधे का क्रॉस बोने पौधे से कराने पर, ओके ये नहीं आता, छोड़ें इसको, ये भी छोड़ें। जो ज्यादा आते हैं उस पर ध्यान पर, उसको ध्यान पर रखें। इसको लगा लें निशान, इसको याद कर लेना कि पृथक्करण का नियम सबसे ज्यादा है। ओके छठा क्वेश्चन ये है कि पृथक्करण का नियम प्रस्तुत करता है। जो पृथक्करण का नियम है किसने दिया था? वो दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो याद रखें ग्रेगर जॉन मेंडल ने पृथक्करण का नियम दिया था। और 7वां क्वेश्चन क्या है कि गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? तो गुणसूत्र होते हैं डीएनए के। तो डीएनए और प्रोटीन के बनते हैं गुणसूत्र, ये भी याद रखें, ये भी आ जाता है काफी। और 8वां क्वेश्चन है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मोस्ट टाइम पे वाला क्वेश्चन कितनी होती है? 46 होती है। तो गुणसूत्र हमारी बॉडी में होते हैं 46। और 19वां और 9वां क्वेश्चन है कि मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो ऑटोसोम्स की संख्या होगी कितनी? 44, जो सेम टू सेम रहते हैं। बाकी जो अलग होते हैं XY होते हैं, जिससे कि लड़के लड़का बनता है, तो ये ऑटोसोम्स कहलाएंगे जो सेम टू सेम होते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में या पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है? तो लिंग गुणसूत्र मनुष्य के अंदर, मतलब पुरुष के अंदर जो होता है वो होता है XY, और लेडीज के अंदर होता है XX।
पुरुष के अंदर होता है XY, लेडीज के अंदर होता है XS, ये बात ध्यान पर रखें। ओके, ये भी आ जाता है काफी। 11वां क्वेश्चन है, क्या है इसको देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीज को प्रकट करता है? तो वो करता है ट्रिपल आर, तो वो करता है डबल आर। याद रखें डबल आर वाला करता है। जाइगोट के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 2x। याद रखें जाइगोट के गुणसूत्र कितने होते हैं? 2x होते हैं। और देखें इसको स्पीड से, जल्दी से इसको खत्म कर देते हैं, तो पूरी बायोलॉजी के आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे इस वीडियो के अंदर। 13वां क्वेश्चन क्या, इसको देखें, मेंडल के अनुसार, किसके अनुसार? मेंडल के अनुसार मटर के बोने पौधे का जीन प्रारूप होता है, तो वो होता है स्मॉल टी। याद रखें स्मॉल टी होता है। मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। अगर लंबा पौधा है तो डबल टी, मतलब कैपिटल टी होगा। और 15वां क्वेश्चन क्या है कि आनुवांशिक विज्ञान के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, शुरू में बताया था आनुवांशिकता के जो जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। 16वां क्वेश्चन क्या है कि मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने और झुर्रीदार बीजों के लक्षण व्यक्त करता है? तो वो करता है कैपिटल टी स्मॉल आर। याद रखें इसको भी। 17वां क्वेश्चन क्या है कि मेंडल प्रसिद्ध हैं, जो मेंडल हैं वो आनुवांशिकता के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। आनुवांशिकता होती क्या है? जो माता पिता के लक्षण होते हैं बच्चे में चले जाते हैं, उसको बोलते हैं आनुवांशिकता। ओके, नेक्स्ट वाला जो लास्ट है कि मटर के लंबे पौधे, जो कैपिटल टी और देखिए। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जो लास्ट है कि मटर के लंबे पौधे कैपिटल टी और बोने पौधे स्मॉल टी के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम संतति पीढ़ी में मिलेंगे। तो सारी चीजें मिल जाएंगी, सभी लंबे पौधे होंगे। देखिए सभी क्या हो जाएंगे? लंबे पौधे हो जाएंगे। अगर कैपिटल टी का डिसीजन करा दिया तो सभी लंबे पौधे हो जाएंगे। बी वाला क्वेश्चन है सभी बोने हो जाएंगे, तो याद रखें सभी लंबे हो जाएंगे। मटर के, देखिए एक बार और समझे इसको, मटर के लंबे पौधों डबल टी मतलब क्या है? 18वां क्वेश्चन है, इसको समझे कि मटर के लंबे पौधों कैपिटल टी और बोने पौधों का इनका संकरण करा दिया, मतलब लंबी चीज से छोटी चीज का संकरण करा दिया, जो पीढ़ी बनेगी पहली वाली वो सभी लंबे पौधों की बनेगी, लंबे पौधे हो जाएंगे। ये पहला नियम है। ओके, तो पूरी बायोलॉजी की हम मोस्ट आईएमपी सारे के सारे कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए।